बोइंग के सीईओ केली ओनर्टबर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर जवाब देकर एक पॉलिटिकल बवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग मेक्सिको शिफ्ट करने के लिए बोइंग को काफी कुछ कहा था। ट्रंप के नए टैरिफ के जवाब में बोइंग अब सोच रहा है कि वो अपने प्लेन्स कैसे और कहां बनाए। ट्रेड वॉर्स, प्लेन्स की डिलीवरी ब्लॉक और अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। बोइंग का अगला कदम या तो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा या बहुत नुकसानदेह। तो असल में हो क्या रहा है और क्या ट्रंप के टैरिफ बोइंग और दूसरी कंपनियों को यूएस से बाहर निकाल सकते हैं? चलिए पता करते हैं। बोइंग का नया दांव, अपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा मेक्सिको शिफ्ट करने का आइडिया ज्यादा शोर शराबे से अनाउंस नहीं किया गया, पर जरूरत भी क्या थी, अफवाहें ही काफी थीं। कई लोगों के लिए ये एक बिजनेस चाल है, दूसरों के लिए खासकर वॉशिंगटन में ये एक चुनौती है। ये कदम बोइंग के एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें वो अपना काम और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंपनी को पैसों और नाम का नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को देश के बाहर ले जाने का मतलब है कि पॉलिटिकल लोग नाराज होंगे। फिर भी इसमें कुछ तर्क है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत खर्चा आता है। यूएस में लेबर कॉस्ट, हालांकि एक्सपर्टीज और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से ज्यादा है, मेक्सिको जैसे पड़ोसी देशों से काफी ज्यादा है। कुछ काम सप्लायर्स और नए मार्केट्स के पास शिफ्ट करने से खर्चा कम हो सकता है, लॉजिस्टिक्स तेज हो सकती है और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ये जरूरी है जब आप अरबों डॉलर खर्च कर रहे हों और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस पाने की कोशिश कर रहे हों। बोइंग के लिए ये कोई अचानक बदलाव नहीं है। ये 20 साल पुरानी स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है, जिसमें कंपनी अपने डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा से ज्यादा काम दुनिया भर के सप्लायर्स को आउटसोर्स करती रही है। ये मॉडल 787 ड्रीमलाइनर के डेवलपमेंट के साथ अपने पीक पर था, जो दुनिया भर के 50 से ज्यादा सप्लायर्स के आउटसोर्स कंपोनेंट्स पर निर्भर था। आइडिया ये था कि काम को बांट दिया जाए, कॉस्ट कम की जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की कमियां दिखने लगी हैं। 5 जनवरी 2024 को अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट के दौरान एक 737 मैक्स 9 का मिड एग्जिट डोर प्लग 16,000 फीट पर उड़ गया, जिससे केबिन का प्रेशर तेजी से कम होने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना इस बात का एक डरावना रिमाइंडर थी कि क्वालिटी कंट्रोल कमजोर हो गया है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की एक रिपोर्ट में पाया गया कि इसकी वजह बोल्ट्स का गायब होना था। उसी एयरक्राफ्ट को बोइंग के कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सप्लाई चेन के जरिए असेंबल किया गया था, जिसमें अक्सर थर्ड टियर सबकॉन्ट्रैक्टर्स शामिल होते हैं, जो बोइंग से 2 या 3 स्टेप दूर होते हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। बोइंग को हाल ही के सालों में अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर बार बार जांच का सामना करना पड़ा है, जो 2018 और 2019 में 2 घातक 737 मैक्स 8 दुर्घटनाओं से और भी बढ़ गया है, जिसमें 346 लोग मारे गए और इस एयरक्राफ्ट को 20 महीनों के लिए दुनिया भर में ग्राउंड कर दिया गया। एक्सटर्नल सप्लायर्स पर निर्भरता, इंटरनल ओवरसाइट की कमी और क्वालिटी की कमियों को पहचानने में देरी ने पब्लिक ट्रस्ट को कम किया है और रेगुलेटर्स, लॉमेकर्स और यहां तक कि बोइंग के अपने पार्टनर्स की भी आलोचना को न्योता दिया है। फिर भी बोइंग यूएस के बाहर प्रोडक्शन को हल्का हिस्सा मानता है, समस्या नहीं। उनके हिसाब से मेक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन लेबर को छोड़ने के बारे में नहीं है, यह कंपनी को बचाने के बारे में है। यह प्लेन्स को समय पर और एयरबस से मुकाबला करने लायक कीमत पर बनाने के बारे में है, जिसकी पहले से ही चीन, कनाडा और यूएस में फाइनल असेंबली लाइनें हैं। लेकिन सरकार में कई लोगों के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे किसी के लिए, यह देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे समय में आउटसोर्सिंग, जब अमेरिकन जॉब्स पहले से ही महंगाई और ग्लोबल अस्थिरता से दबाव में हैं, एक पॉलिटिकल खतरा है। और जैसे जैसे बोइंग मेक्सिको के साथ आगे बढ़ रहा है, सिर्फ शेयर होल्डर्स और इंजीनियर्स ही नहीं देख रहे हैं, व्हाइट हाउस भी देख रहा है। और व्हाइट हाउस की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों में नहीं थी, यह एक धमकी थी। अगर बोइंग अपनी बात पर अड़ा रहा तो उसे सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। जब बोइंग ने अपने एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मेक्सिको ले जाने की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने में देर नहीं लगी, और उनका जवाब बिल्कुल भी साफ नहीं था। राष्ट्रपति, जो ट्रेड पर अपने आक्रामक रुख और अमेरिकन इंडस्ट्री के जबरदस्त समर्थन के लिए जाने जाते हैं, ने बोइंग के एयरक्राफ्ट पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी अगर कंपनी अपनी बात पर अड़ी रही। ट्रंप का संदेश स्पष्ट था, कोई भी कदम जिसे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना माना जा सकता है, खासकर बोइंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा, उसे आर्थिक दंड मिलेगा। ट्रंप की नजर में बोइंग सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह अमेरिकन औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। अपने पहले कार्यकाल से ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नजरिए से ट्रेड पॉलिसी बनाई है।
उनके प्रशासन में यूएस ने चीनी स्टील, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ लगाए, जिससे दुनिया भर के मार्केट में गिरावट आई। चीन ने जवाबी कार्रवाई की, यूएस एग्रीकल्चर, टेक और हाल ही में एविएशन को निशाना बनाया। देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के नाते बोइंग इस तूफान के बीच में फंस गया है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने चीनी आयात पर 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया। यह ट्रेड डेफिसिट को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिकी जमीन पर वापस लाने के लगातार प्रयास का हिस्सा है। लेकिन फिर ट्रंप के अंदाज में उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, कम से कम शब्दों में। इस तरह की अस्पष्टता दोस्ताना देशों को भी चिंता में डाल देती है। एक दिन प्रोटेक्शनिज्म की बात होती है, अगले दिन फ्लेक्सिबिलिटी की बोइंग के लिए, जिसका पूरा बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंटरनेशनल कूपरेशन और प्रेडिक्टेबल कॉस्ट पर निर्भर करता है। इस तरह की अस्थिरता एक बुरा सपना है, और ऐसे कदमों की वजह से सीईओ केली ओनर्टबर्ग का मानना है कि बोइंग के लिए अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी पर डटे रहना जरूरी है। तो आइए कंपनी के जवाब को समझते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग के प्लेन्स पे 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो ज्यादातर कंपनीज घबरा जाती, लेकिन बोइंग नहीं, इस बार नहीं। सीईओ केली ओनर्टबर्ग जरा भी नहीं घबराए। उल्टा उन्होंने साफ कर दिया कि बोइंग अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पॉलिटिकल प्रेशर के चलते नहीं बदलेगा। उनका मैसेज सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, ये इन्वेस्टर्स, ग्लोबल पार्टनर्स और दूसरे सीईओज के लिए भी था, जो ये सब देख रहे थे। बोइंग अपना रास्ता खुद बनाएगा, चाहे वॉशिंगटन से कुछ भी हो। ओनर्टबर्ग अर्निंग्स कॉल में ऐसे गए जैसे उनके पास कोई प्लान हो। पीछे हटने की बजाय वो और आगे भी आज गए। मैं ये नहीं होने दूंगा कि ये मेरी कंपनी के रिकवरी को डिरेल करे, उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने ट्रेड वॉर के शोर और चाइना द्वारा बोइंग जेट डिलीवरीज रोकने की हेडलाइंस का जिक्र किया, लेकिन फिर उन्होंने रुख मोड़ा, वो रुख जो कॉर्पोरेट अमेरिका पॉलिटिकल हीट में कम ही लेता है। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दिया। अगर चाइना प्लेन्स नहीं लेगा तो दूसरे कस्टमर्स लेंगे। उन्होंने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की एयरलाइंस की स्ट्रांग डिमांड की तरफ इशारा किया। बोइंग के पास बायर्स की कोई कमी नहीं है, उन्होंने कहा। यह सिर्फ दिखावा नहीं था। कंपनी के पास 2025 में चाइना को डिलीवरी के लिए लगभग 50 प्लेन्स तैयार थे, जिनमें 41 ऑलरेडी बिल्ट या बन रहे थे। अब जब ये डील अनसर्टन हो गई है, ओनर्टबर्ग ने एक शांत कंटिजेंसी प्लान रखा, उन प्लेन्स को कहीं और भेजो। सीईओ ने साफ कर दिया कि बोइंग उन कस्टमर्स के लिए जेट्स बनाना जारी नहीं रखेगा जो उन्हें लेने वाले नहीं है। ये सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, ये इस बात से इनकार करने की बात है कि बोइंग उस स्टैंड ऑफ में एक्सपेंसिव एसेट्स के साथ फंसा रहे जो उसने शुरू ही नहीं किया था। सबसे ज्यादा ओनर्टबर्ग के टोन में बोइंग के लॉन्ग गेम का कॉन्फिडेंस दिखा। वो जानते हैं कि कंपनी इससे भी ज्यादा बुरे सेफ्टी क्राइसिस, लॉ सूट्स और सप्लायर केओस से गुजर चुकी है, और इन सब के बावजूद बोइंग टर्नअराउंड की कोशिश कर रही है। फर्स्ट क्वार्टर में एयरक्राफ्ट डिलीवरीज बढ़कर 130 हो गईं, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 83 थीं। फ्री कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर था, और ओनर्टबर्ग अपने 2025 प्रोजेक्शन पर टिके हुए हैं। बोइंग साल के सेकंड हाफ में पॉजिटिव कैश फ्लो में वापस आ जाएगी। ये सिर्फ एक सीईओ क्राइसिस मैनेज नहीं कर रहा था, ये एक सीईओ लाइन ड्रॉ कर रहा था। ओनर्टबर्ग पॉलिटिकल फाइट नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो इससे डरते भी नहीं हैं। उनके स्टैंस ने दूसरे सीईओज को नोटिस दिया। पॉलिटिकल थ्रेट्स स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज नहीं बदलेंगे, लेकिन जब बोइंग जेट्स को रीडायरेक्ट करने और अपनी बुक्स बैलेंस करने में लगा है, तब भी प्रोडक्शन स्ट्रगल्स, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज और इंटरनल शेकअप्स उस रिकवरी को खतरे में डाल सकते हैं जिसे ओनर्टबर्ग लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ्स और ट्रेड वॉर्स की हेडलाइंस के पीछे बोइंग की सबसे मुश्किल बैटल्स उसके फैक्ट्री के अंदर चल रही है। जबकि कंपनी नियर कोलैप्स से वापसी कर रही है, कमबैक आसान नहीं है। बोइंग के 2025 के क्वार्टर 1 नंबर्स ने प्रॉमिस दिखाई। एयरक्राफ्ट डिलीवरीज बढ़कर 130 यूनिट्स हो गईं, जिसमें 104 737 मैक्स शामिल हैं, जो पिछले साल इसी पीरियड के 83 प्लेन्स से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू 18% बढ़कर $19.5 बिलियन हो गया, जो एक जरूरी बूस्ट था। हालांकि इसके नीचे बोइंग अभी भी एक ऐसी कंपनी है जो सालों के गहरे जख्मों के बाद खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2018 से बोइंग को स्टैगरिंग $51 बिलियन के ऑपरेटिंग लॉसेस हुए हैं। ये नंबर सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि कंपनी कितने समय से ब्लीडिंग कर रही है। बदनाम 737 मैक्स क्रैशेस, प्रोडक्शन हॉल्ट्स, बढ़ते लीगल कॉस्ट्स और सेवियर सप्लाई चेन इश्यूज ने कंपनी को एंकर की तरह नीचे खींच रखा है। अब भी बोइंग FAA द्वारा लगाई गई कैप के तहत काम कर रहा है, जिससे मैक्स का प्रोडक्शन 38 एयरक्राफ्ट पर मंथ तक लिमिटेड है। ये 2024 में हुए मिड एयर इंसिडेंट के बाद हुआ, जब एक डोर प्लग फट गया था। बोइंग अभी तक उस सीलिंग तक नहीं पहुंचा है,
लेकिन कहता है कि वो लो 30s में प्रोड्यूस कर रहा है और इस साल के अंत में कैप को 42 पर मंथ तक बढ़ाने की परमिशन मांगने का प्लान है। फिर स्पेस डिवीजन की बात है। स्टारलाइनर प्रोग्राम, जो कभी बोइंग के डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में एक ब्राइट होप था, टेक्निकल फेलियर्स से ग्रस्त रहा है। हाल ही में एक मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से अर्थ पर वापस लाया गया, बोइंग के क्राफ्ट की बजाय, क्योंकि हीलियम लीक्स और थ्रस्टर डिग्रेडेशन ने स्टारलाइनर को मिड मिशन में ही रोक दिया था। नासा ने एक और अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट का ऑर्डर दिया है, जिससे उस प्रोग्राम पर और प्रेशर भी आ गया है, जो बोइंग के इनोवेशन का सिंबल बनना था, लेकिन अब डिलेड प्रॉमिसेस का सिंबल बन गया है। तो बोइंग का पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के खिलाफ पुशबैक सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं है। ये एक सिग्नल है कि बड़ी कंपनीज को सिर्फ टैरिफ्स की ही नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अगर बोइंग जैसी बड़ी, विजिबल और नेशनली इंपॉर्टेंट कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए थ्रेटन किया जा सकता है, तो ग्लोबली कंपीट करने की कोशिश कर रही छोटी फर्म्स के लिए ये क्या मैसेज देता है? हो सकता है कि बोइंग ऑपरेशनल फ्रीडम के बचाव में लाइन ड्रॉ कर रहा हो, या हो सकता है कि ये उस सिस्टम का पहला विजिबल कैजुअलिटी हो जिसे अब पॉलिटिक्स और प्रॉफिट को बैलेंस करना नहीं आता। जैसे भी हो, ये अब सिर्फ बोइंग की स्टोरी नहीं है, ये अमेरिका की है। तो आप बोइंग के पॉलिटिकल प्रेशर के खिलाफ बोल्ड स्टैंड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये आज की ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्मार्ट बिजनेस मूव है या एक रिस्की गैम्बल? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें जानकर अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक स्टे शार्प एंड स्टे क्यूरियस।